Okay, here we go. So let us start our today's session. In the last session, what we have done? In the last session, we have done up to the problem number 12, and we'll be doing it now from problem number 13. So let us start. 13th problem आपकी स्क्रीन पे है बेटा जी. अब शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को. Two numbers are in the ratio 2:3. If 4 subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The numbers are. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. शुरू हो जाओ आप. Give it a try. नहीं आता है तो फिर मैं करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, बट गिव इट अ ट्राई. वेरी गुड बेटा. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. वैसे 2:3 में तो सारे ही हैं. दे आर इन द रेशियो 3:5. अच्छा, सब 4 सब्ट्रैक्ट करना है. चलो, हुआ किसी का आंसर आया बेटा जी? क्या आंसर आया? ए. ए आपका भी आया. और किसका ए आया? ए किसी का आया, बी किसी का आया, ए आ रहा है. अच्छा, और किसी का कुछ? बी सी डी. अभी 3 बचे हैं. डी आ रहा है. डी आ गया. ऐसा कैसे हो गया? बड़ा गलत हुआ है. तो इधर देखो बेटा जी, दो नंबर से n1 n2 मान लो क्या, है ना. n1 n2 का रेशियो कितना है? 2/3. अब हमें ये तो आता है कि वो नंबर 2 और 3 तो नहीं है, तो क्या है? 2x और 3x है. अब इसने क्लियरली बोला है कि उन 2x में से, दोनों नंबर में से अगर मैं क्या माइनस कर लूं? 4 लिखा है ना. इफ 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3/5. बोलो हाँ कि ना. वो 3/5 के रेशियो में हो जाएंगे. बस तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी, वो मेरा आंसर आ जाएगा. तो 5 2 जा 10x, 5 4 जा 20. मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं. 3 3 जा 9x, 4 3 जा 12. 10 में से 9 जाएगा तो x बचेगा, और ये 20 माइनस 12 हो जाएगा. x कितना आएगा बेटा? 8 आएगा. बोलो हाँ कि ना. अगर x की वैल्यू 8 आती है तो n1 कितना होगा? 2x. 2x मतलब 2 into 8 कितना होता है बेटा? 16. वेरी गुड. और n2 कितना होगा? 24. 8 3 जा 24. ये कौन करेगा? नॉर्मल बच्चा करेगा. जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो ऐसे करेगा. इधर देखो, वो ये सोचेगा, वो पहली लाइन पढ़ेगा क्वेश्चन की और सोचेगा टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. मतलब जो भी मेरा आंसर है वो उनका रेशियो कितना होना चाहिए? 2/3. तो वो इन तीनों नंबर का रेशियो देखेगा. तो 16/24 का रेशियो भी 2:3 है. 4/6 का रेशियो भी 2:3 है, क्योंकि 4/6 लिखता हूं ना तो वो 2 से कैंसिल हो जाता है. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 आ जाएगा. बोलो हाँ कि ना. चलो, तो ये भी 2/3 के रेशियो में, और ये तो 2/3 है ये रेशियो में. तो तीनों ऑप्शन अपना आंसर हो सकते हैं. बट उसने अगली लाइन में क्या लिखा? इफ 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3/5. मतलब अगर मैं उन नंबर्स में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लूं, 4 माइनस कर लूं, तो रेशियो कितना हो जाना चाहिए? 3/5. अब बेटा एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं 4 माइनस करूंगा, दोनों नंबर में से 4 और 6 में से, तो 4 - 4 0 हो जाएगा. तो 0 बाय समथिंग तो 0 ही होता है. तो वो 0, वो कैसे 3/5 के रेशियो में आएगा? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है. अगर मैं इसमें से 4 माइनस करता हूं तो भी नहीं हो रहा है, तो भी 3/5 रेशियो कहां आ रहा है? मैं 4 माइनस करके देखो ना. 2 - 4 करोगे -2, और 3 - 4 करोगे -1, तो -2 डिवाइडेड बाय -1 2:1 आ गया. 3/5 कहां आया? तो ये भी गलत. चलो, तीसरा तो मैं सोचूंगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि पहले से ही मेरा काम हो जाएगा. पहले में मैं करके देखूंगा ना -4 तो आ जाएगा 3/5. तो हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं. आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप ऑप्शंस में भी ट्राई कर सकते हो कि आपने पहले ऑप्शन में क्या किया? पहला ऑप्शन लिया 16/24. अब आपको इनका रेशियो कितना है अभी? 2:3. उसने क्या बोला कि 4 माइनस करो, तो किया. 16 - 4 12, 24 - 4 20. क्या है? 3:5 के रेशियो में है. बिल्कुल है. समझ रहे हो? इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 4. इसको मैं लिख सकता हूं 4 into 5. 4 4 कैंसिल. कितना आंसर आया? 3/5. तो आप ऑप्शंस का यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मल्टीपल ऑप्शन तो देखते से ही गलत हो जाएंगे. एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको चेक करना पड़ेगा. देखो, अगर मुझे चारों ऑप्शन चेक करना पड़े ना, तो फिर ये करना अच्छा है. क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा कि जितने में मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व भी कर लूंगा. तो मैं ऑप्शंस के थ्रू कब सॉल्व करूंगा? जब मुझे देखते से ही पता लग रहा है कि 2 ऑप्शन गलत है. तो फिर मुझे एक ही ऑप्शन चेक करना है जो 20 सेकंड 30 सेकंड में किया जा सकता है. आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तब इस केस में आप ऑप्शंस का यूज करेंगे, अदरवाइज तो ऐसे सॉल्व ही करेंगे.
आप में से किसकी आज पहली क्लास है? ऐसा कोई बच्चा? आपकी पहली क्लास है, ठीक है। हाँ बेटा, अभी रख लो आप। चलो 14th वाला क्वेश्चन देखो। ओहो क्या बात है, 2:7 8:11। ऑप्शन देख के समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी ठीक है, सॉल्व तो अपन करेंगे ही सही, क्योंकि अपने पास एक सोल्यूशन होना चाहिए बाद में रेफर करने के लिए, तो अपन सॉल्व करेंगे। बाकी आपको समझ में आ रहा है फंडा। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द 2:7:11 रेशियो। द एंगल्स आर, एंगल पता करने क्या होते हैं, तो इसका बड़ा एक ट्राइंगल है गंदा सा, उस गंदे से ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो ABCD है। ए बी नहीं, CD तो नहीं होगा, ABC होगा। अब ABC का रेशियो कितना दिया हुआ है एंगल का, A:B:C, रेशियो कितना दिया हुआ है 2:7:11। एंगल के का रेशियो दिया हुआ है 2:7:11 और मुझसे इंडिविजुअल एक एक एंगल पूछ रहे हैं। अब ये हो सकता है क्या आंसर? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 20:70:90 ऐसा करूंगा ना मैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, 20:70:90 ये कौन सा रेशियो है बेटा? कंटिन्यूट रेशियो है ये कंटिन्यूट रेशियो, और कंटिन्यूट रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने समझाया था ना कि कंटिन्यूट ABC कंटिन्यूट रेशियो में किसी भी नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पिछली क्लास में समझाया था। तो क्या मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूं? सबको कर दूंगा तो क्या बचेगा 2:7:9, विच इज नॉट द आंसर। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, इसमें भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 378 ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो देखते से ही पता लग रहा है कि दो ऑप्शन गलत है, देखते से ही पता लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? बेटा उसने बोला है कि रेशियो 2:7:11 होना चाहिए, इन तीन नंबर का रेशियो 2:7:9 है, तो ये तो गलत, ये भी गलत, बचा कौन? ये है ना। किससे कैंसिल कर रहे हैं इसको अपन? 9 से। 9 से आप पूरे को डिवाइड करोगे, 18, 63 और 99 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2, फिर मिलेगा 7, फिर मिलेगा 11। तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका जो आप देख के कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा, कुछ बच्चों ने देख के कर लिया होगा। आप है ना दूसरे वाले बच्चे बनो, देख के करने वाले, ठीक। अब ध्यान से एक बार इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सोल्यूशन कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। मेरे को ए एंगल पता करना है। ए के सामने कितना लिखा हुआ है? 2, तो लिखूंगा 2। नीचे कितना लिखूं? 2 + 7 + 11। नीचे हमेशा तीनों का ऐड आता है। और टोटल एंगल का सम कितना होता है एक ट्राइंगल के अंदर? 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा पहला एंगल। अब मैं दूसरा एंगल निकालू क्या? बी। कैसे निकलेगा? बी के सामने क्या लिखा हुआ है? 7। नीचे क्या आएगा? 2 + 7 + 11 × 180। तीसरा एंगल निकालू क्या? बिल्कुल। क्या आएगा? 11 डिवाइडेड बाय 2 + 7 + 11 × 180। करने की जरूरत नहीं है, आपने को पहले से ही पता है आंसर। तो ये आएगा 18 डिग्री, ये आएगा 63 और ये आएगा 99। खत्म। ऐसे करने का तरीका, ये तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर रेशियोज दिया हो और टोटल नंबर दिया हो और इंडिविजुअल पता करना हो। बॉयज और गर्ल्स वाला क्वेश्चन किया था, 720 बॉयज और गर्ल्स थे, किसी को याद है क्या? 720 बॉयज और गर्ल्स थे और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3/5 ऐसा कुछ दिया था। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कोई पर्टिकुलर चीज, तो क्लास के बाद अभी जब भी आपको ठीक लगे पूछ लेना, लेकिन आज ही पूछ लेना, कल तक याद ही नहीं रहेगा आपको कि पूछना क्या था। चलो अगला क्वेश्चन करें। किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। डिवीजन ऑफ 324 रुपीज बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7। और ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने समझाया कि किसी भी क्वांटिटी को किसी रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं, अभी किया वही करना है। करो करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नाना तो अभी सकता है। किसी भी प्राइस को कैलकुलेटर लेके आए सब? ले आओ बेटा, ले आओ। मोबाइल की आदत नहीं डालनी, एग्जाम में मोबाइल अलाउड है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप मोबाइल लेके जाओगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाएगा, आप मैसेज देखने लग जाओगे, एग्जाम हो जाएगी, है ना। मैसेज का रिप्लाई करोगे तब तक एग्जाम हो जाएगी। इसीलिए तो एग्जाम में मोबाइल अलाउ नहीं करते हो। उनको मालूम है बच्चा इंस्टा चलाने लग जाएगा, सेल्फी डालेगा, हैशटैग विद फाउंडेशन पेपर, हैशटैग रॉकिंग द पेपर।
चलो अब मैं करूंगा इसको 324 रुपीज को मुझे एक 11:7 के रेशो में डिवाइड करना है। तो एक एक्स और वाई का रेशो मतलब एक्स को कितना मिलेगा, एक्स टू वाई का रेशो कितना है 11:7। एक्स को कितना मिलेगा बेटा, तो एक्स के सामने कितना लिखा हुआ है 11, नीचे कितना आएगा 11 प्लस 7 कितना 18, बोलो हाँ कि ना, इंटू टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे 324 से। वाई को कितना मिलेगा, वाई के सामने कितना लिखा हुआ है 7, नीचे कितना आएगा 18, इंटू कितना होगा 324। यहां से भी आंसर, यहां से भी आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा 324 को सबसे पहले डिवाइड करूंगा 18 से, विच विल गिव मी 18 ओनली आई गेस, हाँ 18 ही आएगा। 18 इंटू 11 करूंगा तो आंसर आएगा 198, विच इज नन ऑफ दिस। खत्म, पहले निकालना, मतलब मैंने पहला x की वैल्यू निकाल ली 198 आई, वो किसी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस, खत्म। दूसरा निकालेंगे ही नहीं, है ना, दूसरा निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करना है पेपर में, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक ही थोड़ी आएगा। चलो आगे बढ़े बेटा, किसी का कोई डाउट। ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस हम 10 बार कर चुके हैं अभी तक, है ना, कि किसी भी क्वांटिटी को किसी रेशो में कैसे डिवाइड करें। ये आप अकाउंट्स में भी करते हो तो आपको आता है आई होप, और इसको दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला 16th क्वेश्चन। आनंद अर्न 80 रुपीज इन 10 आवर्स एंड प्रमोद 90 रुपीज इन 12 आवर्स, द रेशो ऑफ देयर अर्निंग। अरे दोनों की अर्निंग दी है और दोनों की अर्निंग का रेशो पूछा है, निकालो, हो जाओ शुरू। दो लोगों की अर्निंग दी है और उनका रेशो पूछा है, हो जाओ शुरू। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, भर भर के ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन बच्चा सॉल्व करेगा? अच्छा क्वेश्चन है ना, आया क्या रेशो, क्या ऑप्शन आ रहा है? 80, 80/90, 8:9, ऑप्शन सी, जय हनुमान। क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है? जय हनुमान, 80:90। चलो देखो बेटा जी, सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं ऑप्शन सी के अलावा उसका कारण समझना सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, ऑप्शन सी सही नहीं हो सकता, उसका कारण समझना। हाँ वेरी गुड बेटा, आप समझ गए। देखो ये 80 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में, और वो 90 रुपए कमा रहा है 12 घंटे में, और अगर मैं दोनों का रेशो निकालूं और ये 0 0 कैंसिल करके 8:9 लिख दूं, तो इसमें एक चीज गलत है। क्या गलत है? कि दोनों का टाइम अलग अलग है, तो मैं दोनों का टाइम अलग अलग है तो फिर दोनों की अर्निंग भी मुझे उनके रिस्पेक्टिव टाइम में निकालनी पड़ेगी, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 1 महीने की सैलरी और मेरी 1 साल की सैलरी, और दोनों को कंपेयर करके बोले कि मेरी ज्यादा है, तो वो सही कंपैरिजन थोड़ी है। क्यों कंपैरिजन सही नहीं है? क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग है, आपकी महीने की सैलरी है, मेरी ईयर 1 साल की सैलरी है, और फिर अपन उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीका तो ये होगा, इधर देखो बेटा 80 रुपीज वो 7 आवर्स में कमा रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो 1 घंटे में कितने कमाएगा? मैं दोनों का 1 घंटे का अमाउंट निकाल लेता हूं और दोनों के 1 घंटे की अर्निंग का रेशो निकाल लेता हूं। अब मुझे इसकी 80 रुपीज 7 आवर्स में कमा रहा है, तो मुझे 7 आवर्स को क्या बनाना है, 1 आवर बनाना है। तो क्यों ना मैं दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर दूं, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 1 आवर। 1 आवर की सैलरी कितनी आ गई, बोलो 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 ना, 80/7। तो मैं ऐसे उल्टा लिख रहा हूं इसको, 1 आवर्स की सैलरी कितनी हो जाएगी 80/7। दूसरे की 1 आवर की सैलरी कोई बता सकता है क्या डायरेक्ट? वेरी गुड, 90/12, खत्म। बोलो किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि बेटा 12 आवर्स की 90 रुपीज थी, तो दोनों को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 12 कैंसिल इधर आ जाएगा, 1 घंटा 1 आवर्स, और 1 आवर्स की कितनी हो जाएगी 90/12, वही चीज मैंने करी है। अब इन दोनों का रेशो ले लेता हूं, तो आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 10 आवर्स एंड प्रमोद 90 रुपीज इन 12 आवर्स, द रेशो ऑफ देयर अर्निंग। तो आनंद का नाम पहले आया है ना, तो आनंद की सैलरी को ऊपर रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा, है ना। आनंद का नाम क्वेश्चन में पहले आया है, तो आनंद की सैलरी को पहले रखेंगे। तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डिवाइड द सैलरीज, जस्ट गिव मी क्विक सेकंड, I need some extra space over here. So 80/7 divided by 90/12, which I can write at 80/7। और ये जो नीचे वाला रेशियो होता है ना, इसको अपन उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/90, 0 0 कैंसिल, ओहो मजा आ गया।
अब और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ऊपर आएगा 4 8 जा 32, नीचे आएगा 7 3 जा 21। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। 32 21 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। दोनों की सैलरीज को सेम टाइम में निकाल के अपन कंपैरिजन करेंगे। 1 घंटे के अलावा भी और कुछ कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे कि एक की सैलरी 7 घंटे की दी है तो दूसरे की भी 7 घंटे की निकाल सकते थे, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता, अननेसेसरी डिफिकल्ट होता। 1 घंटे की सैलरी निकालना आसान है ना, क्योंकि वो 9 को 9 से डिवाइड कर दिया, इधर 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो 1 घंटे की सैलरी आ गई। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 1 घंटे में कन्वर्ट करके फिर ऐसे कंपैरिजन ले लो, और जो रेशियो आएगा वो करेक्ट आएगा। कोई डाउट बेटा जी? किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हो आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। The ratio of two numbers is 7:10. Their difference is 105. ओहो हो, क्या क्वेश्चन है। The numbers are, ये करो, दो नंबर्स है, उनका रेशियो है 7:10 और उनका डिफरेंस, क्या डिफरेंस कितना है? 105। तो आप निकालो आंसर। नंबर्स को n1 n2 माना जा सकता है क्या? बिल्कुल। तो n1 by n2 का रेशियो दिया हुआ है। जी बेटा जी, बिल्कुल करेक्ट। और आप वैसे डायरेक्टली ऑप्शन डिफरेंस भी चेक कर सकते हो, पर डिफरेंस हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में सेम हो। सी आ रहा है? हाँ, तो फिर ये ऐसे नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शंस का डिफरेंस भी 105 है, तो वो डिफरेंस से नहीं निकाल पाएंगे अपन, सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। इधर देखो ना बेटा, n1 और n2, इन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना है? 7/10 क्वेश्चन में दिया है। अब क्या ये n1 7 होगा? नहीं, क्या होगा? 7x, और ये होगा 10x। अब दूसरा क्या बोला उसने कि इनका डिफरेंस कितना है? 105। तो n2 माइनस n1 105 होगा कि नहीं होगा? इनका डिफरेंस, इन नंबर का डिफरेंस। अभी n2 माइनस n1 क्यों करा? n1 माइनस n2 क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर n1 माइनस n2 करता तो नेगेटिव आ जाता, और नेगेटिव नंबर थोड़ी दिया है 105। 105 तो पॉजिटिव है, मतलब बड़े में से छोटा माइनस किया होगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आया होगा, और बड़ा सामने दिख रहा है कि n2 है, तो मैं n2 को माइनस n1 करूंगा। आ रहा है बेटा समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो 10x माइनस 7x डायरेक्ट कर दूं क्या? 3x इज इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू कितनी आएगी? 35। वेरी गुड। 105 बाय 3 35। ठीक है। अब यहां से 35 आ गया, अब इसको कहां लेके जाऊं? मेरे घर? नहीं, n1 की वैल्यू निकाल लूंगा ना, 7 इंटू एक्स। वेरी गुड बेटा, 245। और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 30, हाँ 5, 10 इंटू 35, सो विच इज 350। ऑप्शन सी फॉर कैट, ऑप्शन सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। वैसे गलती से कभी वो कर भी दिया ना आपने, n1 माइनस n2 कर भी दिया, तो वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और आंसर पर यही आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको खुद ही सूझ पड़ जाएगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो आपको पता लग जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आर वी डन विद दिस? शैल वी गो टू द नेक्स्ट? सबका हो गया? बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो बेटा। ये लो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करने में, एंड आई विल गिव यू सम टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब तक सबको सब समझ में आ रहा है बेटा? आपकी शायद वो पिछली 2 क्लास मिस हो गई आपकी, है ना? आप आज क्लास के बाद रुक जाना बेटा, जो जो मिस हुआ है आपका वो आज ही करा देंगे, ताकि कल की क्लास में आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरा छूटा हुआ है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। आज की क्लास का आज ही पढ़ा देंगे आपको। हाँ जी बेटा जी, वेरी गुड। आंसर चेक करने के बाद मैं वेरी गुड वापस भी ले सकता हूँ, तो अभी के लिए वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। PQR आर द 3 cities, द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ बिटवीन PQ इज 11/12। मतलब PQ का ही रेशियो मान लो, वैसे वो PQ सिटी के टेम्परेचर का रेशियो है, पर PQ ही मान लो, P to Q is 11/12 and P to R is 9/8 and the ratio of average temperature of Q is to R। पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मजा आएगा। सोचो सोचो सोचो। हाँ, जो अभी तक लिखा हुआ सब सही है। आपका क्या हो रहा है बेटा अभी?
And how did you do this? You did something. You did something. क्या बेटा? मे भी हो भी सकता है. We'll have to check. ऐसा 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 थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसा. चलो अब देखते हैं. चलो सबने ट्राई कर लिया, मैंने भी सबके आंसर देख लिए. अब ट्राई करते हैं. अब करते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है, बस मुझे इतनी हेल्प करो कि P बाई क्यू का रेशो कितना दिया हुआ है? 11/12. कोई डाउट? P बाई आर का रेशो कितना दिया है? और कोई बच्चा बता सकता है? पूछ क्या रहा है? Q बाय आर का रेशो पूछ रहा है क्या कि द रेशो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q इन आर. तो Q बाय आर पूछ रहा है ना. कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अच्छा Q बाय आर पूछ रहा है. अब इधर देखो, इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ क्या? किसी को परेशानी है क्या? उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई नहीं. गलत कैसे होगा, मैं समझा नहीं. नहीं बेटा जी, हाँ वो आप सही कह रहे हो कि A is to B is not equals to B is to A. That is absolutely right. But the thing is कि हम दोनों तरफ उल्टा कर रहे हैं बेटा. एक तरफ नहीं कर सकते. आप Q by P को P by Q लिख के वो 12/11 नहीं लिख सकते. मैं दोनों तरफ कर रहा हूं तो that is valid. क्योंकि देखो इस केस में भी P के सामने 11 है और उल्टा करने के बाद भी P के सामने 11 है, तो वो सही है ना. तो अपन को दोनों तरफ करेंगे तो वैलिड है. इनवर्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं. कर सकते हैं रेसिप्रोकल? किसी को कोई डाउट? चलो. और दूसरे को रेसिप्रोकल ना करूं मैं, मेरी इच्छा हो गई कि मैं करूंगा ही नहीं दूसरे को रेसिप्रोकल, तो क्या मैं इसको P बाय आर को एज इट इज लिख सकता हूं 9/8? बोलो हाँ कि ना. इतना किस बच्चे को समझ में आ गया? सबको आ गया ना समझ में? इतना सबको आया बेटा? मैंने एक को उल्टा कर दिया, दूसरे को उल्टा नहीं किया, बस. अब कंपाउंडिंग किस किस बच्चे को आती है? सबको आती है. कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई करना. तो इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो Q बाय P इंटू P बाय आर, और इधर कितना हो जाएगा? 12/11 इंटू 9/8. अरे कंपाउंडिंग करेंगे तो दोनों साइड करनी पड़ेगी ना. लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर राइट वाले को राइट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी को तो कंपाउंडिंग बोलते हैं कि रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करना. बोलो आगे ना. चलो कोई शहीद हो रहा है क्या? P आपस में कैंसिल, बचा क्या? Q बाय आर. अरे वही तो पूछ रहा था. आ गया आंसर, खत्म. Q बाय आर आ गया. यही तो सोचना है, यही तो सोचना है बेटा, यही तो क्वेश्चन है, यही तो पता करना है. चलो इधर देखो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 9 3 जा 27, 27/22 इज करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी. किसी का नहीं आया था, किसी का ए आ रहा था, किसी का सी आ रहा था, आपका आया था. वेरी गुड बेटा, मैंने अपना गुड वापस नहीं लिया. बताओ ठीक है. नहीं बेटा वो यहाँ काम आ जाएगा, पर वो उसमें 3-4 रेशो आ जाएंगे तो वो काम नहीं आएगी. मल्टीपल रेशियोज आ जाएंगे तो ये आपको करना पड़ेगा. अब किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा बेटा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेशो दिए हुए हैं. अगर तीसरा रेशो भी आ गया ना तो फिर पीपी को सेम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तीसरा रेशो भी आ गया ना तो वो पीपी को सेम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तीनों में. तो फिर अपन क्या करेंगे, मान लो 1 2 3 ऐसा 3 रेशो दे दिया आपको, और किसी उन 3 रेशो में से कोई भी 2 का रेशो पूछ लिया कि P बाई क्यू इतना है, Q बाई आर इतना है, R बाई टी इतना है, P बाई टी बताओ. तो कुछ नहीं करना, पहले आप बस ये समझ लो कि इनको कंपाउंडिंग तो करना है. इतना बात तो दिमाग में पहले से, क्वेश्चन देख के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आया मतलब कंपाउंडिंग तो करना है. अब ये ध्यान रखना ना कि किसको कितना उल्टा करूं कि कैंसिल हो जाए बस. तो मैंने यहां देख लिया कि यार P बाई क्यू भी दिया है, P बाई आर भी दिया है. मैं अगर P बाई क्यू को उल्टा कर दूंगा तो वो पीपी कैंसिल हो जाएगा. नहीं समझे आप? तो पहली चीज, ऐसा क्वेश्चन दिखते से अपने को पता लग जाना चाहिए कि अपने को किसी को उल्टा तो करना है. उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तभी कैंसिल होगा. अब बस यही सोचना पड़ेगा आपको कि यार उल्टा किसको करूं, है ना. तो ये वाली मेथड आपको 2 में तो हेल्प करेगी सही, पर 2 से ज्यादा रेशियोज भी आ गए ना तो ये बड़ी आसान, बड़ी हेल्प करेगी. क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा भी रेशियो आ गए ना तो पी पी क्यू क्यू ऐसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 ही बच जाएंगे जिंदा, जो अपने को चाहिए. Q बाई टी ऐसा जो भी चाहिए वही बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही आता है, समझ गए? मतलब वो ऑटोमेटिकली ऐसा देंगे कि वो कैंसिल हो जाए और जो आपको चाहिए वही बचे. तो इस चीज का ध्यान रखना. और भी इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं जो आगे देखेंगे. ये किसको समझ में नहीं आया? सबको आया बेटा समझ में?
और एक चीज सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, आपने अर्ली स्टार्ट कर लिया, ये सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बैच जून में भी शुरू होगी, यहीं पे जून में भी एक और बैच शुरू होगी, इसके अगले महीने भी एक और बैच शुरू होगी, तो बच्चे जून तक भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, जुलाई में भी आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ना उनके पास रिवीजन का टाइम बचेगा ना टेस्ट सीरीज का। अब बिना रिवीजन बिना टेस्ट सीरीज के आपको पता नहीं लगेगा कि आप गलतियां कितनी करोगे। सीधा पेपर में ही जाके टेस्ट, वो ट्रायल एंड एरर होगा, सीधा पेपर में ही जाके पता चलेगा कि कितनी गलतियां हुई, है ना। आपके साथ वो केस नहीं है, आप थोड़ा सा मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? महीने भर की नींद। आप महीने भर आराम से घूमते फिरते नींद निकालते, तो वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कि नहीं यार, एक महीना हमने पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? कि लास्ट में आपके पास बाकी बच्चों से 2-2.5 महीने ज्यादा बचेंगे। नहीं समझे? जब बाकी बच्चों का सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा होगा ना, तब आपका सिलेबस पूरा कब का हो गया होगा और आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे या रिवीजन कर रहे होंगे, और तब दूसरे बच्चों का 70% सिलेबस ही हुआ होगा, 30% उनका सिलेबस तब भी बचा होगा। नहीं समझे? और उनका सिलेबस का पूरा होगा एग्जाम के 15 दिन पहले। उस 15 दिन में वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। मान लो उन्होंने टेस्ट दे भी दिया और लॉ में किसी टेस्ट में उनके 100 में से 40 भी आ गए, तो उसको 50 भी करने में बहुत मुश्किल आएगी उनको। नहीं समझे? तो आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उसका आपको रिटर्न भी मिलेगा, ये माइंडसेट बना के आप बैठे। अदरवाइज आप जून जुलाई में भी आओगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचेगा। और अभी जो पेपर का पैटर्न मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई कोई एक एक पेपर टफ आ जाता है फाउंडेशन में थोड़ा, जैसे पिछली बार लॉ का पेपर थोड़ा टफ आया था, हो सकता है इस बार मैथ्स का टफ आ जाए। आई होप कि नहीं आए, बट आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स अपन वैसे ही पढ़ रहे हैं कि टफ भी आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। एक्स बाय वाई का रेशियो दिया हुआ है और ये गंदा गंदा सा कुछ पूछ रहा है। वेरी गुड बेटा, वैल्यूज रख के एक्स वाई की वैल्यू रखी है, देखा क्या आपने? हाँ हाँ ठीक है, अगर आप वो एक्स वाई की वैल्यू रख के कर रहे हो तो ठीक है, अच्छा तरीका है बेटा, बिल्कुल सही तरीका है। चलो अब मैं करता हूं उसको। इधर देखो बेटा, x बाय वाई का रेशियो कितना दिया है? 3/4। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स वाई स्क्वायर। वैसे करना क्या नहीं चाहिए, जो जो हम करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए कि x और y की वैल्यू को 3 और 4 नहीं मानना चाहिए, पर वो तो हम मानेंगे, तभी तो आंसर आएगा है ना। अदरवाइज क्या करना पड़ता ना, अब वो इसमें x भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि x ऑलरेडी इधर है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें फिर p और q ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा, बड़ा गंदा हो जाएगा, नहीं करेंगे, गलती कर लेंगे, मतलब आंसर तो वही आएगा। अपने को मालूम है ना कि मैं 3 और 4 के साथ कुछ लगा भी दूंगा तो वो इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 और 4। 3 स्क्वायर इंटू 4, 3 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 4 का क्यूब। कोई डाउट? चलो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 4 जा 36, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 3 जा 48, नीचे कितना आएगा 27 प्लस 64, करो एडिशन, कितना आ रहा है 84 और 91। वेरी गुड बेटा, इज द आंसर। कोई डाउट? बहुत बढ़िया, हो गया, सबने कर लिया, 7 से कैंसिल कर लिया सबने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
अब एग्जाम में अपन इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में तो मैंने समझाया था ना कि सीधा वैल्यूज रखेंगे उसमें, वो ये स्टेप छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये करेंगे सीधा एग्जाम में, है ना। ज्यादा लिखना नहीं है एग्जाम में, अपने को कम से कम लिखना है, क्योंकि क्या बार बार जितने पेपर भरेंगे ना अपन वो रफ शीट्स, उतनी फिर अपने को शीट मांगनी पड़ेगी, वो शीट देने वाले ने कुछ 2-5 मिनट की देर कर दी तो अपना टाइम खराब होगा। कोशिश अपन ऐसी करेंगे कि कम से कम लिखें और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें स्टेप से। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा। हाँ, क्या क्वेश्चन है? P/Q is सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करो। अच्छा क्वेश्चन है। सब डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट लेना, बस इतना पता होना चाहिए आपको, इतना पता होगा तो आंसर आ जाएगा। P/Q is sub duplicate ratio of this, then x square is what? चलो लेट मी हेल्प यू। इधर देखो बेटा, ये P/Q जो है ना, ये किसका सब डुप्लीकेट है? इसका। सामने दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। मतलब मैं अगर दिस का स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आना चाहिए? अगर मैं दिस का स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आना चाहिए? P/Q। बोलो हाँ कि ना? इसने बोला है ना कि P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो उस दिस का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो क्या आंसर आना चाहिए? P/Q। क्यों? क्योंकि ये इसका सब डुप्लीकेट है, और सब डुप्लीकेट कैसे आता है? स्क्वायर रूट लेने से। तो स्क्वायर रूट लिया तो सब डुप्लीकेट आया, ऐसा। ये स्टेप जिस बच्चे ने लिख ली, अब उसका तो हो गया काम आसान। अब तो खाली अपने को PQ की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इतना आपने कर लिया तो बस हो जाएगा सॉल्व। अब तो सिर्फ सोल्यूशन ही बचा है। अब सोल्यूशन के लिए सोचो क्या करना चाहिए। अगर मैं इसमें PQ का मल्टीप्लाई करूंगा ना तो लेट जाऊंगा पर आंसर नहीं आएंगे, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये रूट है, ये रूट जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में रूट नहीं है। मतलब ऑप्शन देख के इतनी तो सूझ पड़ ही जानी चाहिए कि रूट हटाना, क्योंकि किसी ऑप्शन में रूट ही नहीं है, तो रूट तो हटाना है। अब कैसे हटाते हैं रूट? बिल्कुल बेटा वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो ये हो जाएगा P माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा Q माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा P बाय P स्क्वायर, P का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे Q का भी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो जिधर स्क्वायर रूट था वो तो उड़ गए, और बाकी का जो था वो स्क्वायर हो गया। अब क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो P इंटू क्यू स्क्वायर, बड़ा ध्यान से करना बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब अपने को ये काम करना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, बिना एक्स स्क्वायर वाले एक साथ। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू, और ये एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये पी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू, और इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? पी क्यू कॉमन आ सकता है। एक पी और एक क्यू कॉमन ले लिया मैंने, तो पी तो पूरा चलेगा, क्यू में से एक क्यू चलेगा, तो यहाँ कितने बचेंगे? क्यू। और यहाँ P और Q कॉमन चले गए तो कितने बचे? P। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? उपसी डुपसी Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं डाउट बेटा? चलो PQ एज इट इज रहने दूं यहाँ पे, और इसको क्या रहने दूं? Q माइनस P। अब किसी बच्चे को ये फॉर्मूला पता है क्या? फॉर्मूला क्या मतलब आइडेंटिटी पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना? नहीं भी पता हो तो आप पता कर लो। तो अब मैं यही चीज यहां भी कर सकता हूं क्या? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी। क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स में और बीच में इक्वल का साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे? पी क्यू, और इधर क्या आ जाएगा? ये p प्लस क्यू इधर आ जाएगा, तो उधर कितना बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू पता करनी थी, तो मैंने एक्स स्क्वायर को एक साइड में रख दिया, बाकी सब अदर साइड लेके आ गया। तो मेरा आंसर आ गया पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, विच इज ऑप्शन सी फॉर कैट। सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। और आई होप कि आपको प्रोसेस पूरी समझ में आ गई।
और वो वन नोट वाले नोट आज क्लास थोड़ा सा जल्दी अपन फिनिश करके वो नोट्स वाला मैं शेयर कर दूंगा आज हाथों हाथ, है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आपको नोट्स में अभी दिक्कत आ रही होगी कुछ। डन। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये लो अगला क्वेश्चन। ओहो हो, ये भी वैसा ही है जैसा अभी किया। हो जाओ शुरू। अच्छा, उसमें पुराने वाले में सब डुप्लीकेट था और इसमें डुप्लीकेट है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना बेटा। पुराने पिछले क्वेश्चन में सब डुप्लीकेट था और इसमें मैंने ध्यान से पढ़ा तो इसमें डुप्लीकेट लिखा हुआ है, मतलब कुछ और होगा। चलो, किसका स्क्वायर होगा तो कौन आएगा? स्क्वायर किसका करना है ये तो बताओ। वेरी गुड। 2s माइनस पी, 3t माइनस पी, इसका स्क्वायर करेंगे। मैं बार बार रेड वाला पेन क्यों यूज करता हूँ? 2s माइनस पी डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी, इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा? 2s बाय 3t। समझ रहे हो ना क्यों आएगा? क्योंकि इसका देखो, दिस इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट ये है, इसका डुप्लीकेट ये है, तो इसका डुप्लीकेट ये है, मतलब इसका डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट कैसे करते हैं? स्क्वायर करके, तो ये कर दिया स्क्वायर, तो इसका डुप्लीकेट ये है, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। तो अब है ना, दोनों का स्क्वायर इंडिविजुअल कर सकते हैं क्या अपन? 2s माइनस पी का भी इंडिविजुअल स्क्वायर कर दिया और नीचे 3t माइनस पी का भी स्क्वायर अलग अलग कर दिया, और ये 2s डिवाइडेड बाई 3t एज इट इज रहने दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो, स्क्वायर ओपन करना आता है ना सबको? बहुत बढ़िया। स्क्वायर ओपन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4sp। नीचे कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 3 2 जा 6, 6pt। इधर कितना आएगा? 2s बाय 3t। किसी का कोई डाउट? वो स्क्वायर ओपन कर लिया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाले फॉर्मूला से। चलो, अब है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले बेटा। चलो, हाँ बेटा, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो उस आइडेंटिटी से मैंने स्क्वायर ओपन कर लिए। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 3 4 जा 12 एस स्क्वायर टी, 3p स्क्वायर टी माइनस 4 3 जा 12 spt, spt। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 2 जा 18s, 18s t स्क्वायर 2sp स्क्वायर और 6 2 जा 12 spt। अब ध्यान से देखो बेटा, देखो 12 spt 12 spt कैंसिल। किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये 12 spt 12 spt कैंसिल हो जाएगा। और भी कुछ कैंसिल होगा क्या? हाँ हो सकता है, गॉड नोस। एस स्क्वायर टी है यहाँ पे एस टी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर टी है, यहाँ पे एस पी स्क्वायर है। ओहो हो, करो अब सिंप्लीफाई करो बेटा इनको, आंसर आ जाएगा। अपने को निकालना क्या है पहले ये तो पता चले। अच्छा, पी और एस टी के बीच में रिलेशन निकालना है कि पी कितने एस टी के बराबर है, मतलब पी की वैल्यू निकालना है, समझे ना? चलो हो जाओ शुरू। दोनों की निकाल के देख लो।
जो भी रिलेशन मैच हो जाए। ट्वेल्व एस स्क्वायर टी और यहाँ से मैंने एस टी स्क्वायर ले लिया माइनस 18 एस टी स्क्वायर 2 एस पी स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर टी। वेरी गुड बेटा। देखो मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने ना इधर उधर कर दिए थोड़े से टर्म्स, टी स्क्वायर वाले को एस टी को एक साथ कर दिया और जो एस पी पी वालों को एक साथ कर दिया। देखो इसमें भी एस टी है, इसमें भी एस टी है, तो मैं एस टी वाले एक साथ ले आया और बिना एस टी वाले एक साथ कर दिए। कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये कर लिया अपन ने। यहां से क्या निकाल सकते हो कॉमन? 6 एस टी, बोलो आगे ना, आपको 6 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा एस माइनस 3 टी बचेगा। वेरी गुड बेटा। यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ राइट, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सिर्फ पी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2s माइनस 3t, बोलो हाँ कि ना। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2s माइनस 3t, 2s माइनस 3 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? पी स्क्वायर, इधर कितना बचेगा? 6st, विच इज द आंसर ऑप्शन ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। आ रहा है ना बेटा समझ में? तो बड़ा सिंपल है एंड होपफुली अंडरस्टैंड दैट। इसमें के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, उसका रीजन यही है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आने के चांसेस कम है, बट आ भी सकता है, थोड़ा सा इसको स्टेप्स रिड्यूस करके कुछ आ भी सकता है, इतना गंदा क्वेश्चन भी नहीं है ना। घर जाके पढ़ाई कर रहे हो ना थोड़ी बहुत? हाँ कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देर, तो अभी से आदत बनाना है। Are we done with this? Let's go to the next. Here we go. आज एक्सरसाइज इजीली फिनिश कर लेंगे। ओह, पी बाई क्यू की वैल्यू दी है, एक्स बाई वाई की वैल्यू दी है और कुछ गंदा सा पूछ रहे हैं। अपने को आता है क्या? क्या आता है? वही वाला गलत तरीका। हो जाओ शुरू। लेके आओ आंसर। वेरी गुड बेटा। चलो मुझे ये पता है कि पी बाई क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 2/3। मुझे ये भी पता है कि एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी दी है? 4/5। तो मुझे क्या करना है? 5px प्लस 3qy डिवाइडेड बाय 10px प्लस 4qy। 5px, x का मतलब है 4, 3q कितना है? 3, 3qy, y कितना है? 5, नीचे कितना आएगा? 10px, 10p कितना है? 2, x कितना है? 4। वेरी गुड बेटा। 4q कितना है? 3 और y कितना है? 5। बस अब इनको सिंप्लीफाई करना है। 4 टू 8, 40। ऐसा कोई बात नहीं, देख लेंगे। हम्म
अब ये कैंसिल नहीं हो रहा क्या? तो फिर आराम से जा रहा है। एक ही का 17/28 आ रहा है, क्यों आ रहा है बेटा 17/? आपका भी 17/28 आ रहा है, और किसका आ रहा है? बिल्कुल हो जाएगा 5 से। 5 से करेंगे तो 85 डिवाइडेड बाय 5 विल डेफिनेटली गेट यू 17, और 140, हाँ हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 28 आएगा बेटा, ऐसे ही आना चाहिए, 17/28 ही आना चाहिए। एक बार फिर से रीचेक करो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, 17/28 ही आंसर आएगा ना, 5 से कैंसिल हो रहा है, ऑप्शन सी। आर वी डन? अगला करें? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा जी। हाँ नहीं नहीं बेटा, मैं हाँ मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। इधर देखो बेटा, छोटा सा काम करना है घर जाके, इसमें लगा देना m, इसको 2m और 3m मान लेना, और इसको मान लेना n और n, है ना? नहीं समझो सही बेटा, आप समझो अभी, रुको। यहाँ पे p और x है, तो मतलब यहाँ पे mn आएगा, ठीक है। यहाँ पे q और y है, तो यहाँ पे भी तो mn आएगा, बोलो हाँ कि ना? क्योंकि देखो q में भी y में भी n है और q में m है, तो m और n दोनों आएंगे उसमें, q और y में, इसमें भी mn आएगा। नीचे px है, तो p का m और x का n, mn नीचे भी आएगा, और यहां पे भी mn आएगा, तो सारे mn यहीं शहीद हो जाएंगे, यहीं कैंसिल हो जाएंगे इसी स्टेप में, इसलिए वो करने का फायदा नहीं है। बाकी सही तरीका तो यही है, पर वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो mn यहीं कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे भी mn आ गया और यहाँ पे भी mn आ गया, तो ये जो अपनी कैलकुलेशन यहाँ होगी ना, तो ये आएगा 85 mn और ये आएगा 140 mn, तो mn कैंसिल हो जाएगा, ये फंडा है, इसलिए अपन कर ही नहीं रहे वो काम, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। डन, सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये अगला क्वेश्चन करो, 23। The number which the when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, reducing it to the 1:4, मतलब 19:31 में से इन नंबर्स में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 1:4 आ जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा बेटा, आप डायरेक्ट कर लो, आप तो बस यहाँ पे द नंबर विच मैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31, तो 19:31 में से x माइनस कर लो, इज इक्वल्स टू 1:4, आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है, इसमें कुछ इशू नहीं आएगा। क्या रहा है बेटा? यार है, हाँ सही है। ये आ गया, वेरी गुड बेटा। 19:31 में क्या माइनस करूं कि रेशियो 1/4 आ जाए, तो वो क्या माइनस करूं, तो x माइनस कर लेता हूं। एक बच्चा मतलब ये किसी को डाउट हो सकता है कि सर इसको 19y/31y भी तो लेना चाहिए, है ना? वो उससे प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगी उससे। चलो तो यहां से निकाली x की वैल्यू कितनी आती है? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।
x की वैल्यू आ गई 15, विच इज ऑप्शन ए फॉर एप्पल। खत्म, सिंपल है ना सिंपल ये। चलो अब 2 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज के, फटाफट फिनिश करते हैं। हो जाओ शुरू, अगला क्वेश्चन करो बेटा। अरे ये तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो करना ही नहीं चाहिए। 24 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बताओ क्यों? आप कर चुके हो क्वेश्चन, याद करो। ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, नंबर तक फर्क नहीं है, और आंसर भी सी है 400 500 है ना। ये एग्जांपल्स में मैंने करवाया है। कहाँ करवाया है? जो बच्चा नहीं आया था पहले उसको मिल जाएगा मेरे नोट्स में ही, है ना, करवाया है कहीं ना कहीं उसको। ये रहा एग्जाम्पल 1, देखो एग्जाम्पल 1, यही 400 और 500 आंसर आ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल वहां एक्सरसाइज में भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है ना, अपने को नहीं करना पड़ेगा। तो ये 24 आपका होमवर्क, 25 करो, ये वाला करो 25, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। The ratio between the speed of two train is 7/8। देखो दो ट्रेन की स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है, तो स्पीड सुनते से आपको S1 S2 लिख देना चाहिए, है ना। चलो, इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, बेटा दूसरी जो ट्रेन है ना, सेकेंड ट्रेन वो 400 किलोमीटर कितनी देर में चली जाती है? 5 आवर्स में। दूसरी वाली ट्रेन मतलब सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर चली जाती है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 80। ऐसा भी तो कर सकते हैं, दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 400/5 आ जाएगा 80। 80 किलोमीटर जाएगी कितनी देर में? 1 घंटे में, क्योंकि 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी। 1 घंटे में जितना किलोमीटर जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। अगर मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर चली जाती है 1 घंटे में, तो उसी को तो स्पीड बोलते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये तो स्पीड आ गई ट्रेन की, क्या आ गई? S2 आ गया। S2 कितना आया? 80 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या निकालना है? S1 निकालना है। अरे S1 S2 का रेशो दिया हुआ है और S2 की वैल्यू पता है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, S1 आ जाएगा, खत्म। तो S1/S2 कितना? 80, और इधर मैंने लिख दिया 7/8। तो S1 निकालने के लिए 7/8 इंटू 80, 8 ये आ जाएगा 10, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि जो 1 घंटे में ट्रेन चलती है उसी को तो स्पीड बोलते हैं। 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, मतलब वही तो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और वही तो S2 की वैल्यू है, क्योंकि वो सेकंड ट्रेन के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। मतलब यहां से हम स्पीड निकाल लेंगे सेकंड ट्रेन की, और सेकंड ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी, तो आंसर आ जाएगा। स्पीड निकालने का और क्या तरीका होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, वही तो हमने किया। डिस्टेंस 400 किलोमीटर, टाइम 5 घंटे, तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आपको नहीं पता हो तो लिख देता हूं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, कितनी डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो स्पीड आ जाती है ना। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है ट्रेन? 400 किलोमीटर, कितने घंटे में? 5, तो 400/5 मतलब 80, आंसर आ गया। तो 80 किलोमीटर पर आवर मतलब S2 आ गया स्पीड, और S1 तो हम यहां से निकाल लेंगे। सो दिस इज ऑल, एंटायर एक्सरसाइज इज ओवर हियर। ये रेशो चैप्टर मतलब रेशो टॉपिक पूरा खत्म हो गया। ये रेशो टॉपिक की अपन एक्सरसाइज कर रहे थे, इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ विच वी हैव डन ऑल 25 ऑफ देम इंक्लूडिंग 1 एग्जांपल, है ना। तो ये 25 क्वेश्चन अपने खत्म हो गए और रेशो टॉपिक खत्म हो गया। अब घर जाके क्या करना है आपको? घर जाके इस टॉपिक को पूरे को एक बार रिवाइज करना है, रेशो को। जो समझ में नहीं आए वो कल सारे डाउट्स लेके आना। कल हम रेशो के डाउट्स डिस्कस करेंगे एंड नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक का नाम है प्रोपोर्शन। इसी का टॉपिक है, इससे बहुत मिलता जुलता है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा रेशो ही पढ़ रहे हैं। रेशो और प्रोपोर्शन बहुत मिलता जुलता है। तो कल हम प्रोपोर्शन की पहले थोड़ी थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। प्रोपोर्शन में भी एक एक्सरसाइज है, पूरी ऐसी एक्सरसाइजेज है, उसमें भी शायद 25 क्वेश्चन है, 1B। तो 1B होपफुली अपन कल स्टार्ट कर लेंगे
और नहीं स्टार्ट हुई तो एग्जाम्पल्स और वो थ्योरी में हो सकता है कल का दिन हो जाए, ठीक है। और फिर प्रोपोर्शन हो जाएगा तो फिर एक नया टॉपिक इंडिसेस, फिर उसके बाद एक और टॉपिक लॉगरिथम, और चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर 1 चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। फंडा क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? तो रेशियो के कल ही कर लेना बेटा। कोई और ले रहा है क्या? कौन ले रहा है? किस, क्या आपकी एक्स्ट्रा सेशन वगैरह कुछ है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं अपन उस बारे में बात करते हैं बेटा, है ना। चलो, okay, so let's wind up today's session here itself. We'll discuss remaining things tomorrow.